नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ साधना मत्रा। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करेंगे। देश में 5 राज्यों में जारी चुनाव से इतर हर किसी की नजरें महाराष्ट्र की राजनीति पर टिकी हैं और ऐसे में कुछ दिनों पहले यहां हलचल तेज हुई, लेकिन मौजूदा वक्त में मराठी राजनीति के धुरी माने जाने वाली एनसीपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार की तबियत खराब है और ऐसे में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फोन कर शरद पवार का हालचाल जाना और यहाँ खुद शरद पवार ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हालचाल जानने के लिए शुक्रिया अदा किया। सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने शरद पवार को फोन कर कर हालचाल जाना और इसी के अलावा उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, कमलनाथ समेत अन्य दिग्गजों ने भी पूर्व केंद्रीय मंत्री का हाल जाना। उधर बंगाल और असम में दूसरे दौर की वोटिंग 1 अप्रैल को होनी है और ऐसे में इस दौर के लिए चुनाव प्रचार आज थम जाएगा। और दूसरे चरण की बात करें तो बंगाल की 30 और असम की 39 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है और ऐसे में पश्चिम बंगाल में प्रचार के आखिरी दिन सभी पार्टियों के दिग्गज चुनावी सभाओं में दिखेंगे और हाई प्रोफाइल सीट नंदीग्राम में खुद सीएम ममता बनर्जी चुनावी सभा करेंगी तो असम में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी दम दिखाएंगे और ममता को नंदीग्राम के चुनावी अखाड़े में चुनौती दे रहे सुवेंदु के पक्ष में अमित शाह मेगा रोड शो करेंगे। वहीं मिथुन चक्रवर्ती नंदीग्राम में 4 जगहों पर सुवेंदु के लिए वोट मांगेंगे तो वहीं पीयूष गोयल और दिलीप घोष भी प्रचार में हिस्सा लेंगे। कर्नाटक में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अगले 15 दिनों तक राज्य में सभी तरह के धरने प्रदर्शन को बैन करने का फैसला लिया गया है। हालांकि मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने फिलहाल लॉकडाउन की आशंका को सिरे से नकार दिया है। हालांकि यहां सीएम ने कहा कि लोगों से मास्क पहनने और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करने की अपील करते हुए कहा कि ऐसा नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको यहां बता दें कि कोविड के मामलों की समीक्षा के बाद सीएम येदियुरप्पा ने कहा कि बेंगलुरु में कोविड के बढ़ते मामले चिंता का विषय है और ऐसे में एहतियात बरतने की जरूरत है। दरअसल अकेले बेंगलुरु में कोविड के औसत 1370 मामले सामने आ रहे हैं और जिसने प्रशासन के होश उड़ा रखे हैं। उधर आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने बंगाल चुनाव को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि किसी राजनेता की हत्या गलत है। ऐसे में उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं। कि बंगाल के चुनाव में जो परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है, ये बंगाल के ही लोगों को नहीं पूरे देश को सोचना होगा कि ये जो एक पूरा नैरेटिव है डबल इंजन, तो सहकारी संघवाद वगैरह को खारिज करता है। हम कहीं ना कहीं, माफी के साथ कहूंगा, सिंगल पार्टी मेजॉरिटेरियन स्टेट की ओर बढ़ रहे हैं, कमोबेश मैं समझता हूं कि चाइना मॉडल की तरफ, और ये उचित नहीं है। हर राज्य की अपनी विविधता है। आप वहां जाकर के कहें कि केजी टू पीजी एजुकेशन फ्री, इतने पैसे, तो बिहार ने क्या बिगाड़ा, उत्तर प्रदेश ने क्या बिगाड़ा, राजस्थान ने क्या बिगाड़ा। एक समेकित सोच होनी चाहिए। उस संदर्भ में आप ममता जी के बयान को देखिए कि हत्या, चाहे बड़े नेता हो, छोटे नेता हो, आम कार्यकर्ता हो, किसी भी दल का हो, किसी भी विचारधारा को, ये हिंसा की जुबान हमारी जुबान नहीं रही है, ये होनी भी नहीं चाहिए। सन 47 के बाद से हमने एक अलग सिविलाइजेशनल लैडर पर चलना शुरू किया। बीते कुछ वर्षों से मैं देख रहा हूं कि हमने वो सीढ़ी उठा के फेंक दी है और अलग अलग राज्यों में, अभी मैं तो कहूंगा ईश्वरचंद विद्यासागर की मूर्ति का जो वैंडलिज्म जो हुआ था, वो कौन लोग थे, वहां से मैं एक शुरुआत देखता हूं बंगाल। देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज 4 दिन बाद कमी देखी गई। मंगलवार को दिल्ली में पेट्रोल प्रति लीटर 22 पैसे कम होकर 90.56 रुपए पर आ गया। वहीं डीजल की बात करें तो डीजल भी प्रति लीटर कम होकर 23 पैसे कम होकर 80.87 रुपए प्रति लीटर पर आ गया और ऐसे में कच्चे तेल के बाजार में भी थोड़ी नरमी है और इसी के पहले तेल कंपनियों ने पिछले हफ्ते गुरुवार को लगातार दूसरे दिन पेट्रोल और डीजल कीमतों में कटौती की थी और वहीं बुधवार की बात करें तो बुधवार को करीब 24 दिन के बाद तेल कंपनियों ने रेट में कटौती की थी और इन 2 दिनों में दिल्ली में पेट्रोल 39 पैसे और डीजल 37 पैसे सस्ता हुआ और फिलहाल दिल्ली में पेट्रोल 90.56 रुपए और डीजल की बात करें तो डीजल 80.87 रुपए प्रति लीटर पर आ गया और इसी तरह मुंबई में पेट्रोल 96.96 रुपए और डीजल 87.96 रुपए लीटर हो गया।
उधर गर्मी का महीना अभी शुरू ही हुआ है और मार्च अभी बीता ही नहीं है, लेकिन राजधानी दिल्ली की बात करें तो वहां का गर्मी से बुरा हाल हो चला है। दरअसल दिल्ली में गर्मी का 76 साल का रिकॉर्ड टूट गया है और ऐसे में 76 सालों में पहली बार ऐसा हुआ जब दिल्ली का पारा 40 को पार कर गया। ऐसे में सोमवार को दिल्ली में तापमान 40.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और यहाँ 1945 में 31 मार्च को तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। और ऐसे में यही नहीं, दिल्ली में भी लू चलने लगी है जो आमतौर पर अप्रैल के आखिरी में चलती है। तो यहाँ मौसम विभाग का कहना है कि मंगलवार और बुधवार को तेज हवाओं के चलने से दिल्ली वालों को गर्मी से राहत मिल सकती है। तो यहाँ दिल्ली में गर्मी होने से लोगों का काफी बुरा हाल है। तो यहाँ जहाँ गर्मी का महीना अभी शुरू ही नहीं हुआ है, मार्च अभी बीता ही नहीं है और ऐसे में राजधानी दिल्ली का गर्मी से बुरा हाल हो चला है। तो यहाँ साफ तौर पर तस्वीरों में दिख रहा है कि लोग यहाँ अम्ब्रेला लिए हुए खड़े हैं और ऐसे में दिल्ली में गर्मी का 76 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। 76 सालों में पहली बार ऐसा हुआ जब दिल्ली का पारा 40 को पार कर गया। और वहीं सोमवार को दिल्ली में तापमान 40.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और यहाँ 1945 सन की बात करें तो 1945 में 31 मार्च को तापमान 40.5 सेल्सियस दर्ज हुआ। तो यहाँ दिल्ली में लू भी चलने लगी है। उधर यूपी के शाहजहांपुर में होली के मौके पर निकले जाने वाला पारंपरिक लाट साहब का जुलूस इस साल भी पूरे जोश के साथ निकाला गया और ऐसे में एक व्यक्ति को लाट साहब बनाकर भैंसा गाड़ी पर बिठाया गया, उनका मुंह काला किया गया और उनको जूते मारते हुए शहर भर में घुमाया गया और इस दौरान लोग लाट साहब की जय के नारे लगाते रहे। तो यहाँ होली की मस्ती और आनंद के लिए निकाले जाने वाले इस जुलूस के दो रूप हैं। ऐसे में एक बड़े लाट साहब की सवारी है जो कि फूलमती मंदिर से शुरू होकर बंगला तक जाती है और इससे अलग छोटे लाट साहब की सवारी निकलती है। वहीं बड़े लाट साहब की सवारी को शहर कोतवाल सलाम कर उन्हें शहर का आपराधिक ब्यौरा और अन्य जानकारी देते हैं। तो यहाँ कुछ लोगों के मुताबिक शाहजहांपुर में ये परंपरा 1729 से जारी है, लेकिन समय के साथ इसका स्वरूप काफी बदल गया है। तो यहाँ होली पर लाट साहब का जुलूस दिखाई दे रहा है, जहां आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख रहे हैं कि भैंस पर बिठाकर ये सवारी निकाली गई। तो यहाँ यूपी के शाहजहांपुर में होली के मौके पर निकाले जाने वाला पारंपरिक लाट साहब का जुलूस इस साल भी पूरे जोश के साथ निकाला गया। तो यहाँ एक व्यक्ति को लाट साहब बनाकर भैंसा गाड़ी पर बिठाया गया और वहीं दूसरी तरफ उनका मुंह काला किया गया और उनको जूते मारते हुए शहर भर में घुमाया गया और इस दौरान लोग लाट साहब की जय के नारे लगाते रहे और इसी के साथ होली की मस्ती और आनंद के साथ निकाले जाने वाले इस जुलूस के दो रूप हैं। और यहाँ एक बड़े लाट साहब की सवारी है जो फूलमती मंदिर से शुरू होकर बंगला तक जाती है और इसी के साथ ही छोटे लाट साहब की भी सवारी निकलती है। बड़े लाट साहब की सवारी को शहर कोतवाल सलाम कर उन्हें शहर का आपराधिक ब्यौरा और अन्य जानकारी देते हैं। और कुछ लोगों के मुताबिक शाहजहांपुर में ये परंपरा 1729 से जारी है। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, अब बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਲਿਸੀ 4 ਵਰਿਆਂ ਵਿੱਚ 72,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ पंजाब सरकार। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हुए देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार एक बार फिर डराने लगी है और ऐसे में दिल्ली में कोरोना के 1900 से ज्यादा नए केस सामने आए। वहीं स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 1904 नए पॉजिटिव केस सामने आए और ऐसे में पहले पिछले साल 13 दिसंबर को एक दिन में 1984 संक्रमित मिले, यानी कि 106 दिन बाद फिर दिल्ली में एक दिन में 1900 से ज्यादा कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई। वहीं पिछले दिनों की बात करें तो 24 घंटों में दिल्ली में 6 मरीजों की मौत हुई। वहीं दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट भी अब बढ़ने लगा है, यानी कि अब टेस्ट करने पर ज्यादा लोगों की कोरोना पॉजिटिव रेट ही आ रही है और ऐसे में सोमवार को यहाँ 2.70 पॉजिटिविटी रेट रहा और अब हर 100 टेस्ट में 2.70 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उधर भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर लगातार जारी है और देश में कोरोना महामारी फैलने के बाद आंकड़ों में तेजी देखी गई। संक्रमण के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगे हैं। क्या आम क्या खास, कोरोना की चपेट में आने से कोई नहीं बच रहा। यहाँ खिलाड़ी भी इस महामारी से नहीं बच पा रहे हैं और ऐसे में बड़े भाई यूसुफ पठान के बाद अब टीम इंडिया के तेज गेंदबाज रहे इरफान पठान भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए और ऐसे में इरफान पठान सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। उन्होंने खुद इस बात की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए दी है। इरफान चौथे भारतीय क्रिकेटर हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उधर मनसुख हिरेन केस में गिरफ्तार किए गए पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आया है और एक समय पर शिवसेना के चहेते रहे वाजे अब पार्टी के नेता ही सवाल उठा रहे हैं और इस बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि उन्होंने पहले ही पार्टी के कुछ नेताओं को चेताया था कि सचिन वाजे महाराष्ट्र सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है और वैसा ही हुआ। तो यहाँ संजय राउत बोले कि एक पत्रकार होने के नाते उन्हें वाजे के काम करने के तौर तरीकों के बारे में ज्यादा स्पष्टता से पता था, जिसका डर था वही हुआ। तो यहाँ राउत ने यह भी कहा कि सचिन वाजे प्रकरण ने शिवसेना को अगुवाई वाली महाविकास आघाड़ी सरकार को कुछ सबक सिखाए हैं और ऐसे में सीएम उद्धव ठाकरे का बचाव करते हुए राउत ने यह भी कहा कि सीएम को वाजे और उनकी गतिविधियों को लेकर अधिक जानकारी नहीं थी, लेकिन जो कुछ सामने आया उसके बाद वाजे का बचाव करने का कोई कारण नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली में पुलिस ने होली के दिन सख्ती बरती और ऐसे में पुलिस ने वाहनों पर हुड़दंग मचाते हुए यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की और इस बीच दिल्ली पुलिस ने सोमवार को यातायात उल्लंघन के कुल 3282 चालान काटे और इनमें से 255 लोगों ने हेलमेट नहीं पहना था और ऐसे में पुलिस ने इनके चालान काटे और इसी के अलावा बाइक पर 3 सवारियों को बैठाकर यात्रा करने वाले 70 लोगों के चालान किए गए और पुलिस ने नशे में ड्राइविंग के लिए 100 और खतरनाक ड्राइविंग के लिए 121 चालान काटे। तो यहाँ लोगों के चालान काटे गए हैं। तो साफ तौर पर ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां हुड़दंगियों पर पुलिस ने सख्ती दिखाई है। तो एक तरफ जहां होली का त्योहार है, वहीं दूसरी तरफ दिन भर में 3282 चालान काटे गए और ऐसे में पुलिस प्रशासन सख्ती पर दिखाई दे रहा है। जहां सरकार की तरफ से अलर्ट किया गया कि होली अपने घरों पर ही मनाएं, उसी दूसरी तरफ प्रशासन यहां सख्ती से दिखाई दे रहा है। जहां लोगों के खिलाफ पुलिस ने अपनी सख्ती दिखाई है। जहां दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लोगों से अपील की कि बाहर न निकलें और होली पूरी सुरक्षित तरीके से मनाएं। वहीं दूसरी तरफ हुड़दंगियों से पुलिस ने चालान काटे। तो ये साफ तौर पर तस्वीरें देख रहे हैं जहां पुलिस प्रशासन अलर्ट दिखाई दे रहा है। जहां सरकार ने अपील की, वहीं दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन ने भी लोगों से अपील की। तो वहां पुलिस प्रशासन द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि कोरोना को लेकर सख्ती और सुरक्षित रहे। यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। अब बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਧੁਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਅਹਿਮ ਕਦਮ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ। ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ 21 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 71,640 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ। 4 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 50% ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 33% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ। 4 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। कम ब्रेक और ज्यादा ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हुए राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर, जो पश्चिम बंगाल में सत्ता बरकरार रखने के लिए ममता बनर्जी सरकार की मदद कर रहे हैं, उन्होंने चेताया कि अगर बीजेपी पश्चिम बंगाल चुनाव जीत जाती है तो भारत में वन नेशन वन पार्टी शासन स्थापित करने की दिशा में एक निर्णायक कदम होगा। और ऐसे में प्रशांत किशोर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकप्रिय तो हैं, लेकिन बंगाल में टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी लोकप्रियता के चार्ट में सबसे ऊपर है। तो यहाँ राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा कि वह बंगाल विधानसभा चुनावों में पहली बार है जब लड़ाई एक राष्ट्रीय सत्तारूढ़ पार्टी और एक क्षेत्रीय सत्ताधारी पार्टी के बीच है। उधर स्वेज नहर में पिछले 6 दिनों में फंसा विशालकाय जहाज एवर गिवेन निकल गया है और ऐसे में अब धीरे धीरे अपने मंजिल की ओर बढ़ रहा है। और बताया जा रहा है कि सोमवार सुबह 4:30 बजे मालवाहक जहाज को निकाल लिया गया और ऐसे में कंटेनर शिप एवर गिवेन के निकलने से दुनिया की राहत की सांस ली है। तो यहाँ इससे पहले स्वेज नहर में फंसे इस विशालकाय जहाज को हटाने के काम में 2 विशेष नौकाएं लगाई गई थी और ऐसे में एशिया और यूरोप के बीच माल लेकर जाने वाला पनामा ध्वज वाला एवर गिवेन नामक विशाल जहाज मंगलवार को इस नहर में फंस गया था और तब से अधिकारी जहाज को निकालने और जलमार्ग को जान से मुक्त करने की फिर से कोशिश में जुटे थे। तो यहाँ कड़ी मेहनत के बाद अब उन्हें सफलता मिल गई है। तो यहाँ एवर गिवेन जहाज को 25 भारतीय चला रहे थे और ऐसे में सभी भारतीय चालक पूरी तरह से सुरक्षित बताए गए हैं। उधर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अब दूसरे चरण के लिए संग्राम शुरू हो गया है और ऐसे में नंदीग्राम इस चुनाव में सबसे हाई प्रोफाइल सीट पर है, क्योंकि सीट में खुद ममता की बनर्जी मैदान में खड़ी हैं और ऐसे में बीजेपी की ओर से शुभेंदु अधिकारी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहां सोमवार को सीएम ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में व्हील चेयर पर रोड शो किया। तो यह नंदीग्राम में ही ममता बनर्जी ही चोटिल हुई थी। तो यहाँ चुनाव प्रचार के दौरान सीएम ममता बनर्जी ने शुभेंदु और उनके पिता पर जमकर निशाना साधा। तो यहाँ ममता बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह पर भी सियासी तीर छोड़े हैं और ऐसे में ममता बनर्जी ने कहा कि जब मैंने नंदीग्राम आंदोलन का नेतृत्व किया तो यहाँ हिंदू मुस्लिम सभी एक साथ लड़े। अचानक उन्होंने भगवा पहन लिया तो मानो वे कोई संत हैं। ऐसे में 1998 में जब टीएमसी बनी तो तब वो कहाँ थे और ऐसे में ममता ने कहा कि उन्हें कई बार टिकट दिया गया लेकिन वो हर बार हार गई। तब मेरी सरकार आई तो पहली बार चुनाव जीते। वहीं दूसरी ओर भारत सरकार पड़ोसी देशों से तनाव के बीच सेनाओं को और ताकतवर बनाने में जुटी है और जल्द ही भारतीय वायुसेना की ताकत में और अधिक इजाफा होने वाला है। जानकारी के मुताबिक 31 मार्च को 3 और राफेल लड़ाकू विमान अंबाला से लैंड करेंगे और इसी के बाद अप्रैल के मध्य तक 9 और राफेल लड़ाकू विमान फ्रांस से भारत पहुंचेंगे और ऐसे में फ्रांसीसी और भारतीय राजनयिकों को खुद दी गई जानकारी। तो इस बीच भारतीय वायुसेना की एक टीम 3 राफेल को अंबाला लाने के लिए पहले ही फ्रांस पहुंच चुकी है। उम्मीद जताई जा रही है कि राफेल के इन 3 लड़ाकू विमानों की खेप 31 मार्च को भारत पहुंच जाएगी और ऐसे में जानकारी मिली कि 3 राफेल विमान बारडोक्स में मेरी ग्राक एयरबेस से 31 मार्च की सुबह 7 बजे उड़ान भरेंगे और ऐसे में आपको बता दें कि शाम 7 बजे के करीब गुजरात में लैंड करेंगे। तो यहाँ 9 विमानों का अगला जत्था अप्रैल में भारत आएगा और इनमें से 5 विमानों को उत्तरी बंगाल में हाशिमारा एयरबेस पर तैनात किया जाएगा। यहाँ भी बता दें कि भारत ने फ्रांस सरकार के साथ सितंबर 2016 में 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 59,000 करोड़ रुपए का रक्षा सौदा किया था।
और इसी बीच फ्रांस की कंपनी दसा एविएशन ने 5 राफेल विमानों का पहला बेड़ा 28 जुलाई को भारत पहुंचा था और इस बेड़े ने फ्रांस से उड़ान भरने के बाद संयुक्त अरब अमीरात में हाल्ट किया था, जहां उसने ईंधन भरा था। और ऐसे में आपको बता दें कि राफेल के पहले बेड़े को जब वायुसेना में शामिल किया गया तब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे गेम चेंजर करार दिया। और ऐसे में उनका दावा था कि राफेल के साथ वायुसेना ने तकनीकी स्तर पर बढ़त हासिल की है। तो यहाँ राफेल नवीनतम हथियारों और सुपीरियर सेंसर से लड़ाकू विमान है। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान को लेकर सभी पार्टियां अपनी तेज कर रही हैं और ऐसे क्रम में टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने चुनावी क्षेत्र नंदीग्राम में व्हील चेयर पर रोड शो किया और उनका रोड शो खुदीराम मोड़ से नंदीग्राम के ब्लॉक 2 में ठाकुर चौक तक पहुंचा। और ऐसे में रोड शो में सैकड़ों स्थानीय लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। तो यह ममता बनर्जी जिंदाबाद के नारे लगाए गए और इस बीच तृणमूल अध्यक्ष ने घोषणा की कि वह गुरुवार को मतदान होने तक नंदीग्राम में ही रहेंगी। और इसी बीच बीजेपी के बंगाल में गलसी ने विधायक विश्वास को अपना उम्मीदवार बनाया। वहीं पश्चिम बंगाल में जारी विधानसभा चुनाव के प्रचार में वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है और इस बीच नंदीग्राम से बीजेपी प्रत्याशी शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर तंज कसा। उन्होंने आरोप लगाया कि अल्पसंख्यकों को तुष्टीकरण करते करते बेगम बंगाल को मिनी पाकिस्तान बना देंगी। और ऐसे में अधिकारी ने ये बात भी कही कि नंदीग्राम के खोदाबरी में कही कि पूर्व मंत्री अधिकारी ने कहा कि बेगम अचानक बदल गई है। तो यहाँ चुनाव में पराजय देखते हुए अब मंदिर जा रही है। बता दें कि नंदीग्राम विधानसभा सीट पर अधिकारी व ममता बनर्जी के बीच सीधा मुकाबला है। ऐसे में अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी की ईद मुबारक कहते रहने की आदत हो गई है और इसी आदत के कारण वह लोगों को होली की बधाई देने के लिए भी होली मुबारक कहती है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ममता बनर्जी को वोट मत देना, यही अगर बेगम को वोट दिया तो बंगाल मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। और ऐसे में नंदीग्राम में बंगाल चुनाव के दूसरे चरण में गुरुवार 1 अप्रैल को मतदान होने हैं और इसीलिए ममता बनर्जी ने अपने क्षेत्र में डेरा डाल रखा है। और ऐसे में राज्य की सीट पर सबसे रोचक व कांटे का मुकाबला है। उधर एनसीपी नेता नवाब मलिक ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी पहले कहती थी कि 1 महीने में महाराष्ट्र सरकार गिर जाएगी और फिर अफवाह फैलाई गई कि विधायक टूट जाएंगे और फिर कहने लगे कि राष्ट्रपति शासन लेगा और अब भ्रम फैला रहे हैं कि बीजेपी के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जाएगी। और ऐसे में बीजेपी भ्रम पैदा करने का काम कर रही है जो साफ तौर पर बेबुनियाद है। भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार बनी है पहले कहती थी कि 1 महीने में सरकार गिर जाएगी, 3 महीना और 6 महीना। फिर अफवाहें फैलाई गई कि विधायक टूट जाएंगे, फिर कहने लगे कि राष्ट्रपति शासन लगेगा। अब एक संभ्रम निर्माण किया जा रहा है कि एक दल ही बीजेपी के साथ खास करके राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जाएगी। हमें लगता है ये सारी खबरें बेबुनियाद है। 3 पार्टी की सरकार है, पूरी एकजुटता से महाराष्ट्र में सरकार काम कर रही है और जो भ्रम पैदा करने का काम बीजेपी कर रही है वो उसमें किसी भी प्रकार का सत्य नहीं। हम तीनों लोग मिलकर सरकार चला रहे हैं। 5 साल सरकार चलेगी और पहले भी कहा गया ये सरकार 25 साल के लिए बनी। महाराष्ट्रामध्ये एकंदरीत कोविड-19च्या रुग्णांची संख्या वाढत चाललेली आहे। जवळपास काल 40,000 रुग्णसंख्या एका दिवसामध्ये रिपोर्टच्या माध्यमातून समोर आले। निश्चित रूपाने लॉकडाऊन हे राज्याला जनतेला वहीं तमिलनाडु में सांसद ए राजा ने कथित तौर से के पलानीस्वामी की दिवंगत मां के बारे में की गई टिप्पणियों पर सीएम से माफी मांगी। तो यहां साथ ही उन्होंने दावा किया कि उनकी बातों का गलत मतलब निकाला गया और उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। तो यहां पलानीस्वामी को चेन्नई में चुनावी रैली के दौरान उस बात को याद करके भावुक हो गए जहां राजा ने माफी मांगी। तो यहाँ अन्ना द्रमुक के वरिष्ठ नेता पलानीस्वामी ने नीलगिरी से द्रमुक सांसद राजा के खिलाफ इस संबंध में भारतीय दंड संहिता और जन प्रतिनिधित्व कानून की संबंधी धाराओं के तहत मामला भी दर्ज कराया। और ऐसे में तमिलनाडु की 234 सदस्यीय विधानसभा के लिए 6 अप्रैल को मतदान होना है। तो यहाँ राजा ने रविवार को जिले गुड़लूर की जनसभा में स्पष्ट किया कि उनका इरादा पलानीस्वामी या उनकी दिवंगत मां का अपमान करना नहीं था। और ऐसे में एक बच्चे की मिसाल देकर अपनी पार्टी के प्रमुख एम.के. स्टालिन और सीएम के नेतृत्व गुणों के बीच तुलना कर रहे थे।
देश भर में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है और ऐसे में हर रोज कोरोना के नए मामले रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, केरल, छत्तीसगढ़ और गुजरात ऐसे राज्य हैं जहां कोरोना के मामलों में हर रोज इजाफा हो रहा है। और वहीं कर्नाटक सरकार ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए सख्ती बढ़ा दी है। और इस बीच कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कर्नाटक सरकार ने सोमवार को बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि आज से 15 दिनों तक कोई विरोध प्रदर्शन या रैलियों की अनुमति नहीं दी जाएगी। और इसी के साथ राज्य सरकार ने साफ कर दिया कि कर्नाटक में फिलहाल लॉकडाउन भी नहीं लगाया जाएगा। सरकार ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सोमवार से लेकर 15 दिनों तक राज्य में किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन या रैलियों की इजाजत नहीं दी जाएगी। कोरोना को बढ़ते मामलों को देखते हुए किसी भी तरह की पार्टी या उत्सव की अनुमति नहीं दी जाएगी। और ऐसे में उन्होंने कहा कि इसी के साथ मास्क न पहनने वालों लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।